हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का थर्ड लेसन एक ही पार्ट में कंप्लीट करने जा रहे हैं और लेसन नंबर थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। लेसन का नाम है ऑफ स्टडीज़, अध्ययन के बारे में इस लेसन में हमें बताया गया है और ये लेसन लिखा हुआ है फ्रांसिस बेकन ने। और आपको यहाँ ये भी हम बताना चाहते हैं कि यही लेसन ग्रेजुएशन और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स में भी इंग्लिश के सिलेबस का हिस्सा है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लेसन पॉपुलर भी कितना रहा होगा लोगों में। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये अपने कोर्स करिकुलम में इस लेसन को लगाया हुआ है। तो चलिए अब हम लेसन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। लेसन में हमें ये बताया गया है कि पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं, जब हम किताबों का अध्ययन करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ इस लेसन में हमें ये भी पढ़ने को मिलेगा कि क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने से अलग अलग दिमाग की समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्या जो इंसान में कमियां हैं वो पढ़ाई से दूर हो सकती हैं, वो आज हमने इस लेसन में पढ़ना है। तो चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20 पर ये आपको लेसन दिया हुआ है। फ्रांसिस बेकन 1561 to 1626, द ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, इज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। फ्रांसिस बेकन जिन्होंने ये लेसन लिखा है वो इंसानियत में सबसे ज़्यादा होनहार, बुद्धिमान और शायद घटिया इंसान भी माने जाते थे। यहाँ घटिया इंसान एक व्यंग के तौर पर उन्हें बोला गया है। और फ्रांसिस बेकन को ही अंग्रेजी निबंधों का मेन शुरुआत करता इंसान माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में जो भी निबंध लिखे उनकी शुरुआत जो थी वो फ्रांसिस बेकन ने ही की थी। और उन्हें मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का भी फादर बोला जाता है, यानी जो अंग्रेजी वार्तक है उसका भी मेन रचयिता फ्रांसिस बेकन को ही माना जाता है। उससे पहले ज़्यादातर इंग्लिश में पोइम्स और कहानियाँ ही लिखी जाती थी, पर जो इंग्लिश से रिलेटेड प्रोस लेसन्स हैं, जो निबंध भाग है इंग्लिश का, वो शुरुआत फ्रांसिस बेकन ने ही की थी। ही वॉज अ वॉल्यूमिनस राइटर। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है जिसने बहुत ज़्यादा लिखा हो। वो एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ या बहुत ज़्यादा लिखा। हिज ऐसे मोस्टली डील विद द एथिकल क्वालिटीज़ ऑफ मैन और विद मैटर्स परटेनिंग टू द गवर्नमेंट और द स्टेट। जो भी उन्होंने ऐसेज लिखे इंग्लिश में, या तो वो इंसान के नैतिक पक्ष से रिलेटेड थे या सरकार या राज्य से रिलेटेड थे, राज्य के मसलों से रिलेटेड थे। दे आर फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम ऑफ लाइफ। जिंदगी के व्यवहारिक ज्ञान से भी वो रिलेटेड थे। हिज स्टाइल इज एप्रोस्टिक, फॉर्मल, इम्पर्सनल एंड इंफॉर्मेटिव। स्टूडेंट्स, एप्रोस्टिक का मतलब होता है अलग अलग फॉर्मुलेस देने वाला, अलग अलग सूत्र देने वाला। फॉर्मल यानी रस्मी तौर पर, इम्पर्सनल यानी बिना व्यक्तिगत तौर पे, बिना पर्सनल तौर पर, और इंफॉर्मेटिव यानी ज्ञानप्रद, जिनसे हमें ज्ञान मिले। तो जो उनका लिखने का स्टाइल था, उनके लिखने के स्टाइल से ही हमें जीवन जीने की कला के कई फॉर्मूलेस मिल जाते थे। वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लिखते थे और ऐसा उनके ऐसे पढ़ने से हमें लगता था जैसे वो पर्सनली किसी चीज़ पर व्यंग नहीं कर रहे, बल्कि सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर ही वो ऐसे लिख रहे हैं। और उनके ऐसे बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले भी होते थे। इन द प्रेजेंट ऐसे बेकन डिस्क्राइब्स द एडवांटेजेस ऑफ स्टडीज़। ये जो ऐसे है इसमें बेकन ने स्टडीज़ के फ़ायदों के बारे में बताया है, अध्ययन के फ़ायदे बताए हैं। दिस इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एसेज। ये उनके सबसे मशहूर या प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। स्टडीज़ गिव प्लेजर, एम्बेलिश आवर कन्वर्जेशन एंड ऑगमेंट आवर प्रैक्टिकल एबिलिटीज़। अध्ययन यानी जो पढ़ाई है वो हमें आनंद प्रदान करती है, हमारे वार्तालाप को अच्छा बनाती है और हमारे जो व्यवहारिक योग्यताएं हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं, उनमें बढ़ोतरी करती है। डिफरेंट मैन व्यू स्टडीज़ डिफरेंटली।
अलग अलग लोग अध्ययन को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। दोबारा से ये लाइन रिपीट करता हूँ, डिफरेंट मैन व्यू स्टडीज डिफरेंटली, यानी अलग अलग लोग अध्ययन को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्जेशन आर ऑल नेसेसरी टू परफेक्ट एंड डेवलप द पावर्स ऑफ अ मैन। पढ़ना, लिखना, बातचीत करना, ये इंसान की शक्तियों को संपूर्ण बनाते हैं और विकसित करने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। A study of different subjects carries with it different advantages. अलग अलग सब्जेक्ट्स का अध्ययन करने से अलग अलग फायदे होते हैं। Studies cure mental ailments or defects, such as just as certain sports and exercise cure specific physical ailments. अध्ययन हमारे मानसिक रोगों या मानसिक बीमारियों को भी दूर कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ विशेष खेलें खेलने से या कुछ खास तरह की कसरत करने से हमारे कई तरह के शारीरिक रोग भी दूर हो सकते हैं। असल में राइटर इस लाइन में ये कहना चाहता है कि जैसे अलग अलग गेम्स या अलग अलग एक्सरसाइज से हमारे बॉडी की कई प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, इसी तरह हमारे दिमाग की कई समस्याएं भी अलग अलग विषय पढ़ने से दूर हो सकती हैं। तो आगे देखिए, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अध्ययन हमें आनंद, सुंदरता और योग्यता प्रदान करता है। यहाँ पर डिलाइट यानी आनंद, ऑर्नामेंट का यहाँ पर मतलब है सुंदरता। वैसे ऑर्नामेंट का इंग्लिश में एक मतलब होता है गहने, पर यहाँ अलग मीनिंग है। एबिलिटी मतलब योग्यता। अध्ययन हमें आनंद, सुंदरता और योग्यता प्रदान करता है। Their chief use for delight is in privateness and retiring. For ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. आनंद से संबंधित जो भी हमें फायदे मिलते हैं वो हमें अकेलेपन में ही मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी आप किताबें पढ़कर जॉय हासिल करना चाहते हैं, खुशी हासिल करना चाहते हैं, वो खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप अकेलेपन में किताबें पढ़ोगे, लोनलीनेस में किताबें पढ़ोगे या प्राइवेटनेस में किताबें पढ़ोगे। सुंदरता के संबंध में अध्ययन का लाभ हमें वार्तालाप से मिल सकता है। अध्ययन से अगर हम फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो फ़ायदा तो ज़्यादा बढ़ेगा अगर हम दूसरों से भी अपने अध्ययन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और योग्यता से संबंध, एबिलिटी यानी योग्यता, योग्यता से संबंध में अध्ययन का लाभ हमें तब मिलेगा जब हम रोज़ाना के कामों में अध्ययन को परखने की कोशिश करेंगे। रोज़ाना के काम में हम अध्ययन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जब हम ये जानना सीख जाएंगे तब हमें समझना चाहिए कि हमने अध्ययन से कुछ फ़ायदा उठाया है। डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिस्पोजिशन का मतलब है प्रबंध करना। और एक वर्ड यहाँ आया था अभी, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब है व्याख्यान देना या बातचीत करना। यहाँ जो वर्ड बिजनेस है, उस बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, उस बिजनेस का मतलब है रोज़ जो हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं वो। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि अगर डेली लाइफ में हम अपने अध्ययन को अलग अलग कामों में उतार पाते हैं, इट मीन्स हम अध्ययन से फ़ायदा ले रहे हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड। अब राइटर फ्रांसिस बेकन यहाँ पर क्या कहना चाहता है? राइटर कह रहा है कि क्योंकि जो माहिर इंसान होते हैं वो अलग अलग कामों को मैनेज कर सकते हैं, अपने निजी मामलों के भी वो परख कर सकते हैं एक एक करके, पर जो आम सलाह मशवरे की बातें हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो चीज़ों को मैनेज करने की व्यवस्था है, वो वही लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यानी अनपढ़ लोगों के बस की ये बात नहीं होती इतने बड़े अफेयर्स को मैनेज करना। यहाँ अफेयर्स का मतलब है इतने बड़े कामों को मैनेज करना। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ। ज़्यादा भी टाइम अगर हम स्टडी में लगाएंगे तो इससे हम आलसी बन सकते हैं। यहाँ पर स्लोथ का मतलब है आलसी बनना।
To use them too much for ornament is affectation, or to make judgment holy by their rules is the humor of a scholar. अध्ययन में ज़्यादा टाइम बताने से हम आलसी बन सकते हैं। वार्तालाप को अगर हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं? कुछ नियमों के अनुसार, कुछ रूल्स के अनुसार हमें फैसला करना पड़ेगा कि किन विद्वानों के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए अपने वार्तालाप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और ये विद्वानों की भी एक तरह से कला है कि वो अपनी बातचीत को कैसे खूबसूरत बनाकर लोगों पर इसका प्रभाव डालते हैं। They perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. इस लाइन को स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिएगा। जो भी हम स्टडी करते हैं वो हमारे स्वभाव को संपूर्ण बना सकती है, और हम अपने अनुभव द्वारा भी खुद को संपूर्ण बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। जो हमारी योग्यताएं हैं वो कुदरती पौधों की तरह होती हैं, नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं। अगर हम, जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा सा गार्डन बना हुआ है तो गार्डन में कई बार जंगली पेड़ पौधे भी अपने आप उगने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी कटाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। प्रूनिंग मतलब काट छांट करना, तो उनकी काट छांट करना भी बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह कुदरती पौधों की काट छांट कर कर ही उन्हें सुंदर बनाया जा सकता है, वैसे ही हमें अध्ययन में भी काट छांट करनी पड़ेगी। हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सी किताबें हमारे पढ़ने लायक हैं, कौन सी स्टडी हमारे करने लायक है और कौन सी स्टडी हमारे लिए व्यर्थ है। तो ही हम अपने स्वभाव को संपूर्ण बना पाएंगे, अच्छी तरह से हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, और अपने अनुभव से ही अपनी चीज़ों को मैनेज कर कर साथ ही साथ अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा पाएंगे। क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। जो चालाक या मक्कार लोग होते हैं वो अक्सर पढ़ाई की निंदा करते हैं, वो अध्ययन की बुराई करते हैं। जो साधारण इंसान होते हैं वो पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं, और जो बुद्धिमान इंसान होते हैं वो पढ़ाई से फ़ायदा उठाते हैं, पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना वो जानते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट दैम एंड अबव दैम मन बाय ऑब्जर्वेशन। अब इस लाइन में राइटर क्या कहना चाहता है, देखिए। राइटर कहना चाहता है कि ये जो किताबें हैं या जो ये अध्ययन है ये सिर्फ हमें उनका इस्तेमाल करना नहीं सिखाती, किताबें सिर्फ हमें उनका इस्तेमाल करना नहीं सिखाती, बल्कि किताबें हमें एक ऐसा ज्ञान प्रदान करती हैं जो हम और किसी चीज़ के बिना ले नहीं सकते। और ये एक ऐसा ज्ञान है जो हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही जीत सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में से उतार सकते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी परख करना, ज्ञान की सही परख करने से ही जिंदगी की परख हमें आएगी। इन शॉर्ट इस लाइन का मतलब ये बन रहा है। अब आगे देखिए, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसीडर। किसी भी इंसान की बात को काटने के लिए या उसकी बात को गलत साबित करने के लिए मत पढ़िए, ना ही बिना जांच पड़ताल किए किसी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट करो, ना ही खूबसूरत वार्तालाप या व्याख्यान देने के लिए पढ़ो, बल्कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है किसी की बात को काटना, कन्फ्यूट का मतलब है किसी को गलत साबित करना, ग्रांटेड का मतलब है कोई बात को ऐसे का ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना। तो राइटर कहना चाहता है कि हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए या जो जिसने कह दिया उसकी बात पर विश्वास करने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पढ़ाई को अपनी जिंदगी में उतारना भी है हमें। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some to be read wholly and with diligence and action. वैसे जब भी बी के साथ रीड लगाओ तो उसे रेड बोलते हैं, पर आपकी कन्वीनियंस के लिए एज इट इज़ मैंने इसे रीड ही अभी बोला है, ठीक है। वैसे आपने ध्यान रखना है कि बी के साथ
जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर रीड यूज हो तो बोलने में वो रेड आ जाएगा। तो फिर इस लाइन को हम ऐसे पढ़ेंगे, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, others to be read but not courageously and some to be read wholly and with diligence and action। इस लाइन की प्रोनाउंसिएशन ऐसे बनेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी व्याख्या इंग्लिश में करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी कहा जा सकता है। कुछ साल पहले ये बोर्ड की एक बुक में भी चैप्टर ये दिया हुआ था, उस बेस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। तो इस लाइन का मतलब क्या है? राइटर कह रहा है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए हैं, कुछ निगलने के लिए हैं, स्वेलोड यानी निगलना, कुछ चबाने के लिए या पचाने के लिए हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम किताबों को चबा कैसे सकते हैं या पचा कैसे सकते हैं? तो पूरी लाइन का मतलब आगे राइटर ने दे दिया। कहने का राइटर का मतलब ये था कि कुछ ऐसी किताबें हैं जिन्हें हमें कुछ हिस्सों में पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसी किताबें जिन्हें आप बिना उत्सुकता के भी पढ़ सकते हो, कुछ ऐसी किताबें जो पूरी पूरी भी पढ़नी चाहिए बड़ी मेहनत और लगन से, और साथ ही साथ सचेत होकर लगातार कोशिश कर कर। यहाँ एक्शन का मतलब है लगातार काम करना, लगातार कोशिश करना। सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय ड्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। इस लाइन में डिप्टी का मतलब है कुछ हिस्सों को ही पढ़ना, सार ही पढ़ना या समरी पढ़ना या उसका कोई हिस्सा पढ़ना। तो कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनका आप सार पढ़ सकते हो, समरी पढ़ सकते हो, या किसी दूसरे इंसान के द्वारा बनाए गए नोट्स पढ़ सकते हो। यानी अगर किसी दूसरे इंसान ने कोई पुस्तक पढ़ी है तो आप उसके दिए हुए नोट्स पढ़ लो या उसके साथ बातचीत कर कर उस पुस्तक के बारे में जान सकते हो। पर ये पुस्तकें ऐसी ही होनी चाहिए जिनमें ज़्यादा कुछ नॉलेज ना हो, जो सिर्फ नॉर्मल एवरेज दर्जे की जो पुस्तकें हों। और साथ ही साथ ये ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जिनमें सिर्फ कुछ अंश ही मौजूद हों और ये साधारण शुद्ध किए गए पानी की तरह हों। डिस्टिल्ड, वैसे डिस्टिल्ड वर्ड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्टिल्ड का मतलब होता है शुद्ध किया हुआ। तो यहाँ डिस्टिल्ड बुक्स का मतलब है शुद्ध की हुई किताबें। किताबें कैसे शुद्ध की गई होंगी? जब किताबों का निचोड़ निकाला गया होगा, किताबों का सार बनाया गया होगा कि इस किताब में दिया क्या हुआ है। आप जो किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं उनका सिर्फ सार पढ़ सकते हो। और कई किताबें तो ऐसी भी हैं जो सिर्फ फ्लैशी थिंग्स की तरह हैं, जो स्वादहीन है, जो खोखली चीज़ों की तरह हैं। फ्लैशी का मतलब होता है जिसके ऊपर मांस हो पर अंदर से खोखला हो। राइटर बहुत डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, पर इनके मीनिंग यहाँ पर इजी हैं। फ्लैशी थिंग्स को किताबों के साथ कंपेयर किया गया। इसका मतलब है कि किताबों को आप ऊपर ऊपर से तो ही पढ़ो अगर आपको लगे कि उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एक्सट्रैक्ट मैन। अध्ययन इंसान को संपूर्ण बनाता है। कॉन्फ्रेंस का मतलब है वार्तालाप। वार्तालाप इंसान को एक रेडी मैन, हर समय तैयार रहने वाला इंसान बनाता है। और लिखने से इंसान बिल्कुल सही इंसान के तौर पर अपने आप को साबित कर सकता है। And therefore, if a man writes little, he had need have a great memory. If he comforts little, he had need have a present wit, and if he reads little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. अब बड़े ध्यान से इस लाइन को समझिए। अगर कोई इंसान कम लिखता है तो इसका मतलब है कि उसमें याददाश्त की कमी है, उसे ज़्यादा याद शक्ति की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान वार्तालाप यानी बातचीत कम करता है तो उसको हाजिर जवाब होने की ज़रूरत है। और अगर कोई इंसान कम पढ़ता है तो इसका मतलब है उसे ज़्यादा चतुर होने की ज़रूरत है, ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है। देखने में कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है, पर ऐसे इंसानों को खुद भी नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं।
राइटर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप कम लिखते हो या लिखते टाइम हेजिटेट करते हो तो इट मीन्स आप में कहीं ना कहीं याद शक्ति की कमी होगी। अगर आप लोगों के साथ कम बातचीत करते हो तो आप समझ लो कि आप हाजिर जवाब नहीं हो, आपको मौके पर जवाब देना नहीं आता। और अगर आप पढ़ाई ही कम करते हो तो समझ लो जो ज़िंदगी में असली चालाकी चाहिए वो आपको नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ाई से ही इंसान प्रैक्टिकल विजडम को अपनी लाइफ में उतार सकता है। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। अब इस पैरे से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के फायदे पता लगेंगे। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोइट्स विटी, द मैथमेटिक्स सब्टल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मोरल ग्रेव, लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट। इतिहास पढ़ने से इंसान समझदार बनता है क्योंकि उसे पता लगता है कि उसके पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां उसने नहीं करनी। पोइट्स विटी, कवियों की जो कविताएं हैं वो इंसान को बुद्धिमान बनाती हैं और ज़्यादा कल्पनाशील बनाती हैं। मैथमेटिक्स सब्टल, मैथ्स का अध्ययन करने से इंसान का दिमाग तेज होता है। नेचुरल फिलोसफी डीप, जो नैतिक दर्शन शास्त्र है, जो धर्म की चीज़ें हैं उनका अध्ययन करने से इंसान गंभीर बनता है, सीरियस बनता है लाइफ में। मोरल ग्रेव, जो अलग अलग तरह के आप कह सकते हैं कि गंभीरता है ज़िंदगी में, वो भी इसी तरह की फिलोसफी पढ़ने से आएगी। लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट, तर्क शास्त्र पढ़ने से, रेटोरिक का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला। अगर आप अच्छे तरीके से बोलने या व्याख्यान देने की कला सीखना चाहते हो तो वो आपको लॉजिक और रेटोरिक से ही प्रॉपरली आ पाएगी। एब्यूटेंट स्टडियाँ इन मोड्स, अध्ययन चरित्र के साथ रल जाता है, अध्ययन जो है चरित्र के साथ शामिल हो जाता है। राइटर ने ये लेटिन लैंग्वेज की एक लाइन दी है बीच में, जिसका इंग्लिश में उसने ब्रैकेट में मतलब भी दिया हुआ है, स्टडीज पास इनटू द करैक्टर। जो हम पढ़ते हैं वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। ने देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट but may be wrought out by fit studies, like as disease of the body may have appropriate exercise। नहीं, दिमाग में कोई भी अवरोध या रुकावट नहीं होती स्टडी करने से। जो लोग समझते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से हमारे दिमाग में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह किसी भी बीमारी का इलाज संभव है, शरीर में कोई भी रोग हो जाए तो वो कसरत या प्रॉपर डाइट से ठीक हो सकता है, उसी तरह दिमागी समस्याओं का इलाज भी जो है वो अच्छी स्टडी से सही हम कर सकते हैं। बाउलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड ब्रेन्स, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक। So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. For in demonstration of his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simnisectors। बड़े ध्यान से इस लाइन को समझिए। जिस तरह गेंद फेंकने से, हम गेंद मारकर बोतलों को जब गिराते हैं तो इससे हमारी पथरी की बीमारी और गुर्दों को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बॉलिंग भी एक तरह की गेम का ही रूप है। उसमें क्या किया जाता है कि आपके सामने कोई कांच की बोतल पड़ी है, आपने उसे गेंद से दूर से मारकर गिराना है, तो इससे आपके पेट की नाड़ियों पर जोर पड़ेगा, आपके गुर्दों पर जोर पड़ेगा, जिससे आपकी पथरी की जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। एक चीज़ आपको यहाँ बताना ज़रूरी है, ये डॉक्टर रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, फ्रांसिस बैकन अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बीच में दे रहा है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर रिकमेंडेशन भी लेनी बड़ी ज़रूरी है। राइटर आगे बता रहा है कि आराम करने से या धीरे धीरे तुरने से पेट के लिए अच्छा होता है, छाती के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ जब आप घोड़सवारी करते हैं तो वो आपके सिर के लिए लाभदायक है। इसी तरह और भी बहुत सारी कसरतें जो आपके बॉडी को बेनिफिट पहुंचा सकती हैं।
अब देखिए यहाँ इस लाइन में ये भी दिया हुआ था, सो इफ मैन्स विट बी वैंडरिंग। वैसे तो वैंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, पर यहाँ पर ये मतलब है कि अगर इंसान का ध्यान इधर उधर जाता रहे, यानी अगर इंसान में कंसंट्रेशन की कमी है तो उसे मैथ्स की स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। मैथ्स की स्टडी करने से इंसान की कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है। अगर इंसान अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता, सच्चाई और झूठ का फ़र्क नहीं कर सकता, तो उससे जो मध्यकाल के दार्शनिक लोग थे, जो स्कूल मैन थे, यहाँ पर स्कूल मैन का मतलब स्कूल के लोग बिल्कुल नहीं है। स्कूल मैन एक ईडियम यानी मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पुराने ज़माने के जो महान फिलोसफर्स थे उन्हें भी स्कूल मैन बोला जाता है। तो ऐसे लोगों को पुराने ज़माने के महान उपदेशकों की कथाएं, उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो सभी बाल की खाल उतारने वाले लोग होते थे। दे आर सिमनी सेक्टोर्स। सिमनी सेक्टोर्स लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है बाल की खाल उतारना, यानी वो चीज़ की जड़ तक, गहराई तक जाते थे और चीज़ को एनालाइज करते थे। आज के टाइम में भी इंसान को ऐसा ही बनना चाहिए। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases. अगर कोई इंसान किसी बात का निरीक्षण नहीं कर सकता, विश्लेषण नहीं कर सकता, या किसी बात को सही साबित नहीं कर सकता, या अगर आपको एग्जाम्पल समेत किसी चीज़ को समझाना नहीं आता, तो आपको वकीलों के मुकदमों की स्टडी भी करनी चाहिए, वकीलों के केसेस की स्टडी करनी चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। इस तरह दिमाग के हर एक रोग का कोई ना कोई नुस्खा या इलाज होता ही है। यहाँ रिसिप्ट अकाउंट्स वाली रिसिप्ट बिल्कुल नहीं है, यहाँ रिसिप्ट का मतलब है नुस्खा या इलाज। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सारा लेसन आपको आज समझ आ गया होगा। फ्रांसिस बेकन ने ये लेसन दिया हुआ था। लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस लेसन को आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस लेसन को आप अपनी लाइफ में उतारिए। ये लेसन ऐसा है जिसको आप अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं। इस लेसन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम होमवर्क की। लेसन 3 ऑफ स्टडी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का राइटर कौन है। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरिए। द स्टडी ऑफ बुक्स सर्व डैश पर्पसेस। किताबों के अध्ययन से अलग अलग पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं। कितने तरह के पर्पसेस, 3 या 4 तरह के पर्पसेस। फिल इन द ब्लैंक थर्ड पार्ट पर भी, व्हेन वी स्टडी बुक्स इन डैश दे गेव अस जॉय। जब हम किताबें पढ़ते हैं अकेलेपन में तो वो हमें आनंद देती हैं। अकेलेपन के इंग्लिश क्या है वो आपने ब्रैकेट से ढूंढ कर लिखने नहीं है। 4th पे और 5th पे भी ट्रू एंड फॉल्स है। 4th पर दिया है, फ्रांसिस बेकन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न रशियन प्रोज। फ्रांसिस बेकन को रशियन प्रोज का मेन रचनाकर्ता माना जाता था। और 5th पर है, स्टडीज क्योर मेंटल एलिमेंट्स एंड डिफेक्ट्स। पढ़ाई करने से दिमागी रोग भी दूर हो सकते हैं। 6वें को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यह उसके सबसे प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। ए उसके सब तो मशहूर लेखों विचों एक है। इन लाइन की आपने इंग्लिश यहाँ पर दे देनी है। 7th पर ट्रांसलेट इनटू सिंपल हिंदी और पंजाबी। हिंदी और पंजाबी में ट्रांसलेट आपने करना है। डिफरेंट मैन व्यू स्टडीज डिफरेंटली, इसकी आपने हिंदी पंजाबी लिखनी है। 8th नंबर पे वर्ड मीनिंग से उनके मीनिंग्स आपने सामने लिख देने हैं। वाइजेस्ट, डिस्पोजिशन, कन्फ्यूट एंड कॉन्ट्राडिक्ट। आपको लेसन में ही ये वर्ड्स बताए गए हैं। 9th पर कोई भी 20 वर्ड्स इस लेसन से रिलेटेड आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। इस तरह ये आज हमारा एक लेसन पूरा कंप्लीट हो गया एक ही पार्ट में, और साथ ही साथ वर्कशीट भी इस लेसन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर दी गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।